नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं के सोनी और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे काल के बारे में। और काल के बारे में हम पढ़ते हुए हमने भूतकाल के सभी भेदों को देखा, फिर हम वर्तमान काल पर आए और वर्तमान काल में हमने जिस चीज़ की चर्चा की थी वह ये कि संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि सामान्य वर्तमान काल के उदाहरणों में या सामान्य वर्तमान काल में हमें उसके कार्य में कोई हमें शंका हो, कोई संशय हो, कोई संदेह हो, तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। और मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मोहन जी आते होंगे, है ना। तो इसमें हमने कई सारे उदाहरणों के साथ में इसको समझने का प्रयास किया था। उसके आगे हम अपनी चर्चा को आज बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, इसका जो अगला भेद होता है, इसका जो अगला प्रभेद होता है वह होता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। देखो, संभाव्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो संदिग्ध वर्तमान काल होगा उसके अंदर हम सामान्य वर्तमान काल की जो क्रियाएं हैं उसमें संदेह करेंगे, उसके कामों में संदेह करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, सामान्य वर्तमान काल के जो उदाहरण हैं उन्हीं उदाहरणों के अंदर हम होगा, होगी, होगे, है ना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम ये बना लेते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन है हमारा संभाव्य वर्तमान काल, इस संभाव्य वर्तमान काल के अंदर हम अपूर्ण वर्तमान काल, जिसके अंदर आपको ध्यान होगा कि वह खा रहा है ना, शीला गा रही है या सुरेश गीत गा रहा है, इस तरह के जो उदाहरण होते हैं उनको हम अपूर्ण वर्तमान काल में रखते हैं। उन अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरणों में यदि हम वही होगा, होगी, होंगे ये लगा देते हैं, उनमें संशय कर लेते हैं, उसमें संदेह कर लेते हैं, तो वह जो उदाहरण बनेगा, वह जो काल बनेगा, वह काल होगा संभाव्य वर्तमान काल। परिभाषा से और स्पष्ट हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की संभावना कथन कहने या कथन करने के समय यानी वर्तमान या चल रहे समय की संभावना कथन कहने या कथन करने के समय व्यक्त की जाए, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। क्या मतलब निकला कि क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की संभावना व्यक्त हो रही है, यानी हमें संदेह है कि इस समय काम चल रहा है या काम नहीं चल रहा है, यानी अपूर्ण वर्तमान के अंदर यदि हम संशय या संदेह कर लें, उस स्थिति के अंदर जो उदाहरण बनेगा वह उदाहरण संभाव्य वर्तमान काल का होगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। कौन से? कदाचित, शायद, मेरे विचार से, मेरे अनुमान से, या हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि वह जो कार्य है
उस कार्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और व्यक्त करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उनमें कदाचित, शायद, मेरे विचार से, मेरे अनुमान से, हो सकता है इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा। एक और चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि इसके अंदर हम जिस सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे वो सहायक क्रियाएं कौन सी होंगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना? या रहा हो, रही हो, रहे हों। ये सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम इस संभाव्य वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए करते हैं। और इसमें हम इस तरह के संभावना सूचक जो शब्द हैं, कदाचित, शायद, मेरे विचार से, मेरे अनुमान से, हो सकता है इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं। जिस उदाहरणों से इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं कि शायद शीला पुस्तक पढ़ रही होगी। शायद शीला पुस्तक पढ़ रही है, यह तो हो गया अपूर्ण वर्तमान काल का। उसी में हेरफेर करके हमने संदेह कर दिया, तो हमने लगा दिया शायद शीला पुस्तक पढ़ रही होगी, पढ़ रही होगी। या हम इसकी जगह ये भी कर सकते हैं कि शायद शीला पुस्तक पढ़ रही हो, पढ़ रही हो, शायद शीला पुस्तक पढ़ रही हो। ये दोनों उदाहरण आपको इसी रूप को समझाने के लिए हैं कि इसमें हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, रही होगी, और रही हो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और उदाहरण देखते हैं। देखिए मित्रों, जैसे ऐसी कार खरीदो जो 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती हो। ठीक है, ऐसी कार खरीदो जो 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती हो। ध्यान रखिए मित्रों, न तो हम इसमें रही हो, रहे हो का प्रयोग कर रहे हैं, न रही होगी, न रहे होंगे का प्रयोग करेंगे। लेकिन यह जो सवाल, यह जो उदाहरण है, यह संभाव्य वर्तमान काल का होता है। तो इसलिए मैं आपको ये नए नए शब्द, नए नए वाक्य इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि नियम तो हमने पढ़ लिया और नियम हमने लागू भी कर दिया, किंतु केवल नियमों से बंधी हुई व्याकरण नहीं होती, ये आपको पता ही है। और प्रायः जो टीचर्स पढ़ाते हैं या प्रायः हम जो वीडियोज़ में देखते हैं उसमें हम लोग इन बंधे बंधाए नियमों को ही समझने का प्रयास करते हैं, उससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। जबकि होना ये चाहिए कि परीक्षा में चूँकि किसी भी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हमें हर तरह के प्रश्नों के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। एक उदाहरण और लेते हैं। कदाचित माँ मंदिर गई हों। कदाचित माँ मंदिर गई हों, है ना? तो रहा हो, रही हो, रहे हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के किसी शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यह जो उदाहरण है, यह किस में आ रहा है? यह संभाव्य वर्तमान काल में आ रहा है कि इस समय माताजी घर पर नहीं हैं, और चूंकि यह समय उनका रोज़ मंदिर जाने का होता है, और इस समय यदि कोई उस घर में जाकर कोई पूछे उनके बच्चों से, उनके पति से कि भाई माँ कहाँ गई हैं, तो जवाब क्या मिलेगा? बच्चे क्या जवाब देंगे कि भाई ये समय तो माँ के मंदिर जाने का है, तो कदाचित माँ मंदिर गई हों। इस समय, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है, उन्होंने जाते हुए देखा नहीं, वो पढ़ रहे थे, तो उनको पता नहीं है कि माँ इस समय कहाँ है। लेकिन चूंकि समय वह है जिस समय माँ मंदिर जाती हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा? कदाचित माँ मंदिर गई हों। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। मुझे डर है, मुझे डर है कहीं
कोई देखता न हो। मुझे डर है कहीं कोई देखता न हो, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे इस समय देख रहा होगा या देख रहा हो, है ना। उसी चीज़ को किस रूप में कहा गया है कि मुझे डर है कहीं कोई देखता न हो। हम ऐसा घर चाहते हैं जिसमें धूप आती हो। हम ऐसा घर चाहते हैं जिसमें धूप आती हो। और उदाहरण लेते हैं संभाव्य वर्तमान काल के। देखो, संभाव्य वर्तमान काल में एक चीज़ और होती है कि उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए, यानी इस काल के अंदर, यानी संभाव्य वर्तमान काल के अंदर हम उत्प्रेक्षा को व्यक्त करते हैं। अब ये उत्प्रेक्षा क्या चीज़ है मित्रों, जरा इसको समझने का प्रयास करें। उत्प्रेक्षा क्या चीज़ है? देखो, हिंदी साहित्य के अंदर कई सारी साहित्यिक टर्म्स होती हैं, साहित्यिक उनकी अवधारणाएं होती हैं, जिनमें एक अवधारणा होती है अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार का वैसे तो मतलब होता है आभूषण। कोई भी महिला, कोई भी पुरुष अपने आप को सजाने संवारने के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करता है वो अलंकार कहलाते हैं। और उसका ऐसा करना, उस महिला का अपने आप को आभूषण पहनाना, तैयार होना, सजना संवरना, वो सब कहलाता है अलंकृत होना, है ना। और अगर कोई और कर रहा है तो कहलाएगा अलंकृत करना। जैसे मान लीजिए ये कमरा है, इस कमरे को बड़े सुंदर सुंदर झंडियों से, गुब्बारों से, इनसे सजा दिया जाए, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस कमरे को अलंकृत कर रहे हैं, अलंकारों से सुसज्जित कर रहे हैं। तो अलंकार क्या हुए? अलंकार वो चीज़ें हुई, उस तरह के शब्द हुए, उस तरह के वाक्य हुए जो शोभा में वृद्धि करें, जो सुंदरता को बढ़ाएं। अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकृत करती है, जो अलंकृत करता है, उसे हमने अलंकार कहा। और ऐसी वस्तुओं को हमने अलंकृत करने वाली वस्तुएं कहा। तो हिंदी साहित्य में भी साहित्य के अंदर चमत्कार लाने के लिए, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसमें रस को और ज़्यादा श्रेष्ठ करने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। बहुत सारे अलंकार होते हैं, यमक, अनुप्रास, है ना। उन्हीं में से एक होता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या होता है? उत्प्रेक्षा ऐसा अलंकार है जहाँ पर किसी चीज़ की कोई संभावना व्यक्त की जाए, है ना। और इसके लिए किंधो या जो, जैसे, है ना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो शब्दों का प्रयोग ही बताता है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए भी संभाव्य वर्तमान काल की शैली का प्रयोग किया जाता है, इस काल का प्रयोग किया जाता है। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है, आप ऐसे बोलते हैं किंदो। अब किंदो की जगह, किंदो तो ये साहित्य का शब्द है, इसकी जगह हम क्या शब्दों का प्रयोग करेंगे? मानो या मनु, जानो या जनू, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप ऐसे बोलते हैं मानो, ये शब्द बताएगा कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झरते हों। आप ऐसा बोलते हैं कि मानो मुख से फूल झरते हों, या मानो आपके मुख से फूल झर रहे हों, है ना। तो मानो शब्द का प्रयोग कर दिया तो संभावना व्यक्त कर दी, क्योंकि जब व्यक्ति बोल रहा है तो उसके मुंह से फूल झर नहीं रहे, ऐसा महसूस हो रहा है कि फूलों का झरना, फूल जैसे खुशबूदार होते हैं, फूल जितने सुंदर होते हैं उतने ही सुंदर, नपे तुले और बिल्कुल सटीक शब्दों का प्रयोग आप करते हैं जब आप
बोलते हैं। तो आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हों, ये उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए भी इस कह लीजिए कि काल का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके दो अन्य भेद और भी हैं जिनका प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग पुस्तकों में देखने को मिलता है। हम उन भेदों के बारे में भी बात कर लेते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम वर्तमान काल के अन्य भेदों के बारे में बात कर रहे हैं। और अन्य भेदों के अंदर जो पहला भेद हमारे सामने आता है वह आता है पूर्ण वर्तमान काल। देखो, पूर्ण वर्तमान काल का जो कन्फ्यूज़न होता है वह होगा आसन्न भूत के साथ में। कोई भी काम पूरा कर लिया, मैंने पढ़ा दिया है, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये दोनों शब्दों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना। इन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ भाव का फ़र्क है। तो इसका जो पूर्ण वर्तमान काल का जो सेंस होता है वह काफ़ी हद तक, मतलब समझ लीजिए कि बाल के बराबर का जो भेद है वह जाता है अपने इस रिसेंट पास्ट के लिए, आसन्न भूत के लिए। तो आसन्न भूत में और यह जो हुआ पूर्ण वर्तमान काल, इन दोनों में बहुत कम अंतर होता है। और कुछ किताबों के अंदर तो आसन्न भूत को ही ऑब्लिक करके पूर्ण वर्तमान काल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, क्योंकि दोनों के शैली में अंतर है। मैंने खाना खा लिया है और मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने खाना खा लिया है, यह आसन्न भूत का उदाहरण हो जाएगा, और मैं खाना खा चुका हूँ यह पूर्ण वर्तमान का उदाहरण हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी चुका है, चुकी, चुके हैं, इस तरह के शब्दों को आप देखें, वहाँ मान लें कि यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तो हम यहाँ पे कौन सी सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है। और उदाहरण क्या बनेंगे? उदाहरण बनेंगे कि सुषमा सो चुकी है। ठीक है। महेश खाना खा चुका है। ठीक है। तो सुषमा सो चुकी है या महेश खाना खा चुका है, इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि चुका, चुकी, चुके, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। तो उसको आप पूर्ण वर्तमान काल कह दोगे, क्योंकि पूर्ण वर्तमान काल क्या कहता है? पूर्ण वर्तमान काल यह कहता है कि क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में कार्य के पूरा होने का बोध हो, वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में, यानी वर्तमान समय में, कार्य के पूरे होने का बोध हो, वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होगा। यह इसकी परिभाषा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो अन्य भेद हैं उनमें से जो पहला भेद हमने लिया, पूर्ण वर्तमान काल, यह समझ में आया होगा। अगले भेद पर आते हैं, आज्ञार्थक वर्तमान काल। अन्य भेदों में अगला है आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल क्या है? कि वर्तमान काल में हम यदि किसी को कोई आज्ञा दे दें तो वह आज्ञा आज्ञार्थक वर्तमान काल में रखी जाएगी। सबसे पहले परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय, यानी वर्तमान काल में कोई
आज्ञा दी जाए तो उसे आज्ञार्थक वर्तमान काल कहते हैं। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि आज्ञार्थक वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में यानी वर्तमान काल में क्या कर दिया जाए? कोई आज्ञा दी जाए, यानी जो सामान्य वर्तमान काल के जो वर्तमान काल है उस वर्तमान काल के अंदर यदि हम आज्ञा का समावेश कर देंगे, हम आदेश देने का समावेश कर देंगे, तो जो उदाहरण बनकर हमारे सामने आएंगे या वह जो काल हमारे सामने आएगा उसे हमने आज्ञार्थक वर्तमान काल कहा। जैसे बड़ों का सम्मान करो। ध्यान रखिए, सेम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जब हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। वाक्य के जो अर्थ के आधार पर भेद होते हैं उसके अंदर एक आज्ञार्थक वाक्य भी आता है। आज्ञार्थक वाक्य में क्या होगा? उसमें यही चीज़ होगी कि वर्तमान काल में हम किसी व्यक्ति को आज्ञा देंगे, तो इसकी चर्चा उस समय और डिटेल में कर ली जाएगी। फिलहाल हम इसको एक काल के भेद के रूप में पढ़ रहे हैं। बड़ों का सम्मान करो, यहाँ से भाग जाओ, जाओ अपना काम करो, दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, पानी पिला दो। ये जितने भी काम हैं जिनमें हम कोई ना कोई आज्ञा दे रहे हैं, उन सारी आज्ञाओं के अंदर यही काल माना जाएगा, क्योंकि वर्तमान काल में हम वो आज्ञा दे रहे हैं। तो आज्ञार्थक वर्तमान काल भी आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर मैं वर्तमान काल के जितने भी भेद और अन्य भेद थे उनको समाप्त करता हूँ, और उसके बाद में अब हम अगले भेदों पर चलते हैं। अगला भेद जो आएगा काल विभाजन का, सबसे पहले हमने भूतकाल को पढ़ा, फिर हमने वर्तमान काल को पढ़ा, और अब हम बात करेंगे भविष्यत काल के बारे में। देखो, भविष्यत काल क्या होता है? भविष्यत काल के बारे में सीधी सी बात है कि एक तो बीता हुआ समय, गुजरा हुआ समय, उसमें कोई घटना हो उसको भूतकाल कहेंगे। चल रहा समय या वर्तमान समय, इसमें कोई कार्य हो रहा है तो हम वर्तमान काल कहेंगे। और आगे आने वाले समय में यदि कोई कार्य हो, है ना, उस कार्य के बारे में हम ये कहेंगे कि यह भविष्यत काल में की जाने वाला कार्य है या ये भविष्य काल की घटना है। तो इसकी परिभाषा क्या बनाते हैं हम लोग? इसकी परिभाषा बनाएंगे कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं, है ना। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय यानी फ्यूचर में, भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखिए कि सुरेश कल दिल्ली जाएगा। सीता अगले माह अपनी परीक्षा
देगी। माता जी रात को दाल चावल बनाएंगी। ये जितने भी उदाहरण हैं ये सारे के सारे उदाहरण फ्यूचर टेंस के हैं, भविष्यत काल के हैं। अब हम भविष्यत काल के जो भेद हैं या उपभेद हैं उनके बारे में बात करेंगे। और उपभेदों के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसे हमने सामान्य भूतकाल की बात की थी, जैसे हमने सामान्य वर्तमान काल की बात की थी, उसी प्रकार हम सामान्य भविष्यत काल की बात भी करते हैं। यानी पहला भेद क्या है इसका, भविष्यत काल का? सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्यतया भविष्य, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, सामान्यतया आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कोई भी कार्य सामान्यतया आगे आने वाले समय में यानी भविष्य में होने का बोध हो तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। और इसमें जिन सहायक क्रियाओं का हम प्रयोग करेंगे, इसमें कौन कौन सी सहायक क्रियाएं होती हैं जरा उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एगा, एगी और एगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, शीला पुस्तक पढ़, ये तो सामान्य क्रिया हो गई है ना, पढ़ना। अब पढ़ेगी, एगी आ गया इसमें, क्योंकि पढ़ में अपन ने एगी जोड़ दिया, शब्द क्या बना, शब्द बना पढ़ेगी। पढ़ में एगी जोड़ दिया क्योंकि हमने कौन सी सहायक क्रियाओं की बात की है यहाँ पर, एगा, एगी और एगे। तो शीला पुस्तक पढ़ पढ़ेगी, यह जो शब्द हो गया यह सामान्य भविष्यत काल का हो गया। अगला उदाहरण देते हैं कि वह नहाएगा, एगा का प्रयोग हो गया। लता गाना, लता गाना गाएगी। सुरेश खाना सुरेश खाना खाएगा। तो जितने भी उदाहरण हैं ये सारे उदाहरण सामान्य भविष्यत काल के हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जो कार्य हो रहा है वो आगे होगा, भविष्य काल में होगा, इस बात की सूचना मिलती है। और एगा, एगी, एगे, इस प्रकार के हम सहायक क्रियाओं का इसमें प्रयोग करते हैं। चलिए, अब जैसे हमारी आदत में है, यह तो सामान्य नियम हो गया, लेकिन अब हम उन विशेष रूपों को देखें जो आते तो इस काल में हैं, लेकिन वो इस तरह के वाक्य विन्यास या इस तरह के नियमों को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो हम अपनी बात करेंगे विशेष उदाहरणों के बारे में। विशेष, अब विशेष में सबसे पहली चीज़ क्या है कि प्रार्थना
याचना इत्यादि को व्यक्त करने के लिए सामान्य भविष्यत काल का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे? उदाहरण लेते हैं, देखो अपन। ठीक है, किसी से कोई प्रार्थना की जा रही है, कोई याचना की जा रही है, क्या तुम मेरा काम कर दोगे? क्या तुम मेरा काम कर दोगे? प्रश्न किया है, रिक्वेस्ट की है, याचना की है, प्रार्थना की है कि प्लीज क्या आप मेरा काम कर दोगे? कर दोगे किस में आया? भविष्यत काल में। शब्द की जो, वाक्य की जो रचना है किस में हो रही है? भविष्यत काल में। सेंस क्या है? कोई याचना, कोई प्रार्थना करने का। क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे? क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या पिताजी मेरी बात सुनेंगे? क्या पिताजी मेरी बात सुनेंगे? क्या आप कल वहां चलोगे? क्या आप कल वहां चलोगे? तो कुल मिलाकर इन समय क्या हो रहा है? इन समय रिक्वेस्ट की जा रही है, और इन समय रिक्वेस्ट करते समय हम जिस काल का प्रयोग कर रहे हैं वो सामान्य भविष्यत काल है। विशेष में ही अगला बिंदु है कि जहाँ पर कोई निश्चय की कल्पना की जाए, मतलब हमने कोई निश्चय किया है और उस निश्चय की इमेजिनेशन की जाए, है ना, उसकी कल्पना की जाए, उस निश्चय की कल्पना को व्यक्त करने के लिए हम सामान्य भविष्यत काल का प्रयोग करते हैं। निश्चय की कल्पना को व्यक्त करने के लिए सामान्य भविष्यत काल का प्रयोग होता है। क्या कहा मैंने आपसे कहा किसी निश्चय की कल्पना। हमने कोई निश्चय किया और उस निश्चय की हम कल्पना कर रहे हैं, जैसे जहां तुम जाओगे, भविष्य काल आ गया, मैं भी आऊंगा। जहां तुम जाओगे मैं भी आऊंगा। निश्चय कर लिया कि जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मेरा निश्चय है कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। देखो अब तुम कहाँ जाते हो। तुम अगर दिल्ली जाते हो तो मैं दिल्ली आऊँगा, तुम अगर मुंबई जाते हो तो मैं मुंबई आऊँगा, तुम जयपुर जाते हो तो जयपुर जाऊँगा। तो तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ मैं भी आऊँगा, है ना। तो ये क्या है? ये निश्चय की कल्पना है। ऐसा वर और कहीं नहीं मिलेगा। इसमें भी निश्चय की कल्पना है कि ऐसा वर हमें और कहीं नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए हमें इसी को चुन लेना चाहिए। लेकिन हमने सेंटेंस क्या बनाया, हमने वाक्य क्या बनाया? हमने वाक्य बनाया सामान्य भविष्यत काल का। चलिए इसके बाद में अगले उदाहरण पर आते हैं, या अगले
सेगमेंट पर आते हैं। अभी हम बात कर रहे थे सामान्य भविष्यत काल की, अब हम बात करेंगे संभाव्य भविष्यत काल की। संभाव्य शब्द देते ही आपको समझ में आ गया कि मामला संशय का है या संदेह का है। और चूंकि हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में यदि किसी कार्य में कोई संशय या कोई संदेह व्यक्त किया जाए तो उसको हम जिस कैटेगरी में पढ़ेंगे वह है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल क्या कहता है ये कि क्रिया के जिस रूप से आगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने की संभावना कि शायद हो सकता है ये काम, संभावना व्यक्त की जाए वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होगा। मतलब आगे आने वाले समय में यानी फ्यूचर में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाए, मतलब वह कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं, है ना। उस चीज़ को लेकर हमारे मन में संशय है, संदेह है। ऐसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, ऐसे सेंस को व्यक्त करने के लिए हम जिस प्रकार के काल का प्रयोग करेंगे वह संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। इसके अंदर ध्यान रखिए, हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे इसमें शायद, कदाचित, कहीं या हो सकता है, लगता है इत्यादि। इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जिन सहायक क्रियाओं का हम प्रयोग करेंगे वो कौन सी हैं? वो हैं ए, और ऊ, ए और ऊ, इस तरह की सहायक क्रियाओं का हम प्रयोग करेंगे। और इस तरह के ये जो संभावना वाले शब्द हैं उनका प्रयोग करके हम जिस कार्य के आगे आने वाले समय में होने की संभावना को व्यक्त करते हैं तो संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। उदाहरण लेते हैं मित्रों, उदाहरण से चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी कि कहीं वो लौट न आवे। बात समझ में आ रही है? कहीं वो लौट न आवे, क्या ऐसा होगा? तो जवाब क्या होता है? राम जाने। कहीं वो लौट ना आवे, राम जाने, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। इसके सामान्य उदाहरण कौन से हैं? शायद लता गाना गाएगी। शायद आ गया, लता गाना गाएगी, संभावना है भविष्य काल की। कदाचित शीला पुस्तक पढ़ेगी। कंफर्म नहीं है पढ़ेगी या नहीं, हो सकता है सुरेश
खाना खाएगा, है ना, क्योंकि सवेरे 4 बजे निकल गया था और अब दिन के 1 बज रहे हैं, तो आते ही हो सकता है सुरेश खाना खाएगा, क्योंकि उसने रास्ते में कहीं खाना नहीं खाया होगा। ठीक है, अब हम कुछ विशेष उदाहरणों की बात करें जो इन नियमों का हेरफेर करते हैं, जहाँ पर हम शायद, कदाचित और इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, उन विशेष उदाहरणों में हम किसको लेंगे? सबसे पहली चीज़ कि जहाँ कहीं भी निराशा या परामर्श होगा, उसको व्यक्त करने के लिए इस संभाव्य भविष्य काल का प्रयोग किया जाएगा। निराशा, परामर्श इत्यादि को व्यक्त करने के लिए संभाव्य भविष्यत काल का प्रयोग होता है, और प्रायः यह प्रश्न के रूप में होता है। प्रश्न के रूप में कोई सवाल पूछा जाएगा, उससे ही निराशा और परामर्श इत्यादि व्यक्त होगा। जैसे, अब मैं क्या करूं? तो आगे अपना ये ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, इसके अंदर कोई शायद का प्रयोग नहीं किया, कदाचित का प्रयोग नहीं किया, लेकिन चूंकि इसके अंदर निराशा व्यक्त हो रही है कि अब मैं क्या करूं, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रायः प्रश्न के रूप में आएगा, तो इसको हम संभाव्य भविष्यत काल में रखेंगे। जैसे, हम किससे पूछें? हम किससे पूछें, या कहाँ जाऊं? ये जितने भी उदाहरण हैं, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक रूप में हैं, और इनसे कोई ना कोई निराशा, कोई ना कोई परामर्श, इस तरह की बात व्यक्त हो रही है। या तो हम किसी से कोई परामर्श लेना चाह रहे हैं, या हम अपनी निराशा को व्यक्त करना चाह रहे हैं। एक्सक्यूज मी। इच्छा, आशीर्वाद और शाप के लिए भी इसी काल का प्रयोग होता है। इच्छा, शाप या आशीर्वाद व्यक्त करने के लिए। ठीक है, उसके लिए भी इसी का प्रयोग होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये शाप होता है, श्राप नहीं होता। किसी को भी श्राप नहीं दिया जाएगा। श्राप गलत शब्द है, शाप सही शब्द है। शापित होगा, श्रापित नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण लेते हैं इसके अंदर। आपका भला हो, या कोई मेरे मन को समझे, इच्छा व्यक्त हो रही है। कोई मेरे मन को समझे, उन लोगों पर गाज गिरे, शाप हो गया। उन लोगों पर गाज गिरे, शाप हो गया। ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे, आशीर्वाद। ठीक है, तो ये इच्छा और आशीर्वाद वगैरह को व्यक्त करने के लिए भी इस चीज का प्रयोग होता है। चलिए,
इसके बाद में हम लोग लेते हैं इसके अगले उदाहरण को। अगला उदाहरण क्या है? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। तीसरा आ जाएगा ये हमारा। हेतु हेतु मद भविष्यत काल। देखो, हेतु हेतु मद भूतकाल की बात अपन ने की थी, जहाँ पर कोई कंडीशन रख दी जाए, कोई शर्त रख दी जाए, तो सशर्त अगर कोई कार्य हो रहा है, कोई कंडीशन अगर डाल दी जा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हेतु हेतु मद शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर ये आगे आने वाले समय के लिए हो रहा है तो उसे हम हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहेंगे। परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के भविष्य में या आगे आने वाले समय में, भविष्य में सशर्त, यानी कोई कंडीशन होनी चाहिए, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के भविष्य में सशर्त होने का बोध हो। वहां क्या कहलाएगा? वहां हेतु हेतु मद भविष्यत काल होगा। उदाहरण लेते हैं, देखिए मित्रों, कि जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। ठीक है, चलिए, इसका एक भेद और भी है पुस्तकों के अंदर, वह है पूर्ण भविष्यत काल। उसको भी ले लेते हैं। पूर्ण भविष्यत काल। पूर्ण भविष्यत काल के अंदर क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में एक पर्टिकुलर टाइम में पूरा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? देखो कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी अमुक समय में, अमुक समय पर पूरा हो जाएगा, वहाँ पूर्ण भविष्यत काल होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम 10 बजे तक इस कक्षा को समाप्त कर देंगे, तो 10 बजे तक का हमने टाइम दे दिया। इसका मतलब ये 10 बजे तक इस कक्षा को हम समाप्त कर देंगे। तो इसका मतलब यह निकल कर आया कि ये जो एक हमने पर्टिकुलर टाइम दे दिया, अमुक समय पर पूरा हो जाएगा। ऐसा अगर कोई सूचना हम किसी उदाहरण में दे रहे हैं तो वह पूर्ण भविष्यत काल में रखा जाता है। जैसे मैं यह कार्य 2 नवंबर तक पूरा कर लूँगा। टाइम फिक्स कर दिया 2030 तक, 2030 ईस्वी तक भारत विश्व शक्ति बन जाएगा। तो ये जो उदाहरण है, ये सारे उदाहरण किस चीज़ के हैं? ये उदाहरण है जिसके अंदर कोई समय दिया गया है और उस समय के साथ में कोई टाइम दिया गया है। उस समय तक भविष्य में किसी कार्य के पूरे होने की सूचना हमें प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये था काल के बारे में वर्णन। और अगले वीडियो में हम किसी नए व्याकरणिक कोटि को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।